जम्मू कश्मीर में कौन खेल रहा है डबल गेम? कौन मान रहा है एक पार्टी की बात, दूसरी कौन मान रहा है दूसरी पार्टी की बात? कौन सी ऐसी पार्टी है जो रियासतों में अलग अलग बैसाखियों के सहारे है? बीजेपी अगर ऐसा कहती है तो निशाना कौन है? सज्जाद लोग अगर कहते हैं कि ये लोग तो डबल गेम कर रहे हैं, नुकसान जम्मू कश्मीर के आवाम हो रहा है, तो निशाना कौन है? और सबसे बढ़कर यह बात, जम्मू कश्मीर में जो बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद है, क्या वो इतना टूट गया है, इतना बिखर गया है कि बस अब उसके खत्म होने का इंतजार है? चूंकि तारिक हमीद कर्रा कह रहे हैं कि हमारे पास कई रास्ते खुले हैं, दूसरे की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? कई सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। JKLH प्राइम डिबेट में आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। तो जम्मू कश्मीर में जो जमात या जो जमातें, जो सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं, यानी सत्ता पर काबिज हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रही है कांग्रेस। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन एक साल से कुछ ही ज्यादा वक्त अभी गुजरा है और इस बीच इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग मौकों पर एक दूसरे पर इतने तीखे वार किए हैं, इतने तंज कसे हैं कि कोई एक जमात कहती है कि दूसरी जमात यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके अंदर एरोगेंस आ गया है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इंडिया अलायंस लाइफ सपोर्ट पर है, बहुत जल्द वो ICU में होगा। क्यों कहते हैं ऐसा? सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब बस एक आखिरी ईंट दीवार से हटाने की देर है? क्या ये दोनों जमातें अनकरीब अलग अलग राह इख्तियार कर लेंगी? क्या ये दोनों जमातों का इत्तेहाद टूट जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फायदा किसे होगा? किसे फायदा होगा सियासी तौर पर? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो खटपट चल रही है उस पर बीजेपी नजर लगाए हुए। बीजेपी कह रही है कि दरअसल कांग्रेस मुल्क भर में हर रियासत में बैसाखी के सहारे ही है, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आईना दिखा रही है बीजेपी कि क्या आपने जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी ले ली है? क्या आप इतने कमजोर हो गए कि अपने दम पर चल भी नहीं सकते, सियासत की दूरी तय भी नहीं कर सकते? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस सवाल में सियासत छुपी है? कई सवाल हैं, आज हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो बातचीत के लिए मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट, और मैं है अजय भारती, एक्स MLC बीजेपी, और जगदीश सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आकाश वर्मा स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ देर में हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, हम उनके बारे में आपको बता देंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आकाश आपके पास आना चाहता हूं। क्या तलखियां इतनी बढ़ गई हैं आकाश? एक दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी, मैंने सवाल किया था कि क्या NC और कांग्रेस अलायंस की एक्सपायरी डेट अब करीब आ रही है? आकाश, सबसे पहले तो शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब और नमस्कार। देखिए, मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, आज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और आगे भी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि जो कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है उसमें अलायंस को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी है। अगर मैं कांग्रेस की आला कमान की बात करूं जो दिल्ली में है, वहां पर चीजें सब क्लियर हैं, लेकिन जो JNK का यूनिट है वहां पर बीच बीच में कुछ समय बाद कोई ऐसी बात निकल कर आ जाती है। मैं अगर आपसे बात करूं, जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस ने एक अपना धरना प्रदर्शन किया स्टेटहुड की डिमांड को लेकर, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनवाइट नहीं किया गया, ना ही कोई इतला दी गई। तो वो एक तरह से एक हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट था। बीच में जब राज्यसभा के इलेक्शंस हुए तो उसमें भी हमने पूरी कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि 3 सीटें हमारी श्योर शॉट थी, लेकिन चौथी सीट हमने जब कांग्रेस को ऑफर की तो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि जहां तक नंबर्स की गेम थी राज्यसभा में, तो उसमें जो 4th सीट थी उस पर कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है।
तो इसलिए वो 4th सीट को जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको ऑफर किया, लेकिन उन्होंने उसको भी रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद नगरोटा विधानसभा की मैं बात करूं, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला कमान ने एक ओपन इनविटेशन कांग्रेस को दिया कि आप अपना कोई भी कदावर नेता यहाँ से उतारिए। तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बैक फुट पे चली गई। तो मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कभी भी अलायंस को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की गई, बल्कि जो कंफ्यूजन है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के खेमे में है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जल्द से जल्द इस जो कंफ्यूजन है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो कांग्रेस की आला कमान क्लियर करेगी, और जो हमारा जो इत्तेहाद है, जो हमारा अलायंस है, जो देश भर में भी इंटैक्ट है, वो जम्मू कश्मीर में भी इंटैक्ट रहेगा। ओके, चलिए अभी आपका जवाब देने के लिए, चूंकि हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है कांग्रेस के नुमाइंदे, वो हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन इस पर हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जो भी बातें आपने कही है मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें हर मौके पर जो है कहीं ना कहीं हमारे एतमाद को तोड़ा गया और हमें जो हमारी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक सीट ऑफर नहीं की गई। कई बातें हैं, बहरहाल से मैं ले लूंगा। अजय भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये तो आपस में नूरा कुश्ती चल रही है, मैं इसको क्या सिर्फ नूरा कुश्ती ही मानूं अजय जी, या वाकई कुछ जो है गंभीर स्थिति है? कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम कुछ ऐसा करते रहे कि हम ही चर्चा में रहें, है ना, और अपोजिशन या दूसरी पार्टियां वो चर्चा में ही ना रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई ये सिर्फ एक छलावा है, या फिर इसमें वाकई बहुत गंभीरता है और ये अनकरीब इनका गठबंधन टूटने वाला है? ऐसे में बीजेपी के लिए ये कैसा है ये मौका? विशाल भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आपके दर्शकों को, आपको और को पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार। देखिए, ये नूरा कुश्ती कहें उसको या कहें कि ये तो एक नेचर ऑफ दिस अलायंस है। ये सिर्फ पहले आज हुआ है ऐसा नहीं है, ये शुरू दिन से ही था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिद पकड़ी कि जम्मू कश्मीर के पीसीसीआई चीफ को चेंज करवा दो, और चेंज करवा दिया क्योंकि वो जम्मू रीजन से आते थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको चेंज करवा दिया। उसके बाद जब अलायंस में सीट शेयरिंग की बात आई, तो अगर आप देखेंगे कि तब भी तो हम फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जब सरकार फॉर्मेशन की बात आई, तो उस वक्त भी ये सारा तजाद था वहां पर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लव हेट जो रिलेशनशिप है, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1947 से ही इसके बीच में रहा है। लेकिन इसमें जो सफर हुआ है वो हुआ है जम्मू कश्मीर की जनता, इसमें हुआ है देश हित सफर। इसलिए अब जब लोग इस चीज को देखते हैं, क्योंकि अब आप वो प्रेस स्टेटमेंट को ही छिपा कर इधर उधर करके नहीं कर सकते, आज आप डिजिटली सामने सारी चीजें सामने आती है। तो इसलिए जब लोगों का प्रेशर बना, क्योंकि आपने जो प्रॉमिसेस किए उस पर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली हर फ्रंट पर हर फील्ड में फेल हो रहे हैं, तो वो दबाव के कारण अब अपनी बची हुई साख बचाने के लिए दोनों पार्टियां हाथ पैर मार रही हैं। वास्तविकता यह है कि जो कांग्रेस के बारे में अगर हम देखें तो वास्तविक यही है कि वो वैसा के ऊपर ही चल रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या ठीक है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अगर आपने चाहे राज्यसभा का देख लीजिए या बाकी अगर आप देखेंगे उनके जो इलेक्टेड एमएलए का भी बिहेवियर देखेंगे, तो वो भी अपनी लीडरशिप से खुश नहीं है। तो जो वेट ऑफ प्रोमिसेस है, क्योंकि एक्साइटमेंट में अपनी पोल मैनिफेस्टो में इतने प्रोमिसेस कर दिए और लोगों को इमोशनली सरचार्ज कर दिया था, लेकिन जब रियलिटी आपके सामने आते हैं तो आप कोई एक वो बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछकर कि किस पर उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो, किस पर उन्होंने कोई लोगों के हितों की कोई बात करी हो। इसलिए उस दबाव में आकर आप सिर्फ अपनी इमेज, इसलिए क्या करें, इसलिए अगर आप देखेंगे कि एक लीडर एक बात कर रहा है, दूसरा लीडर दूसरी बात कर रहा है, ताकि एक मल्टीपल एंगल्स में से हम बताएं, देखें हमने ये किया। आप राज्यसभा पोल के बाद जब राज्यसभा में डिस्कशन की भी बात आती है, उसमें भी आप देख लीजिए, वास्तविकता यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने अंदरूनी वजहों के कारण और कांग्रेस तो अपने फ्यूचर को ध्यान में लेकर परेशान है। इसलिए जो कंटिन्यूअसली उनके बीच में जो लव हेट वाला रिलेशनशिप है, उसमें वो उभर कर सामने आ रहा है। बहुत बड़ी बात, अभी तक तो बात सिर्फ ये आ रही थी सामने कि एनसी और कांग्रेस में ही कुछ ना कुछ चल रहा है, आपसी तकरार। लेकिन जो अजय भारती कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपस में ही खींचातान चल रही है और आपस में ही बहुत सारे विधायक जो है या एमएलए एक दूसरे से खुश नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है परफॉर्मेंस को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये घिसा पिटा नैरेटिव है जो ये पिछले 1 साल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो सबूत था वो इन्हें अभी हाल ही में जो हमारी 2 डे कैबिनेट वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है,
उसमें ये प्रूफ हो गया, क्योंकि उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जितने भी हमारे इलेक्टेड एमपीज थे, जितने इलेक्टेड एमएलएज थे, वो सब लोग जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आए, एक फ्रंट पे आके उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है उसको पूरा समर्थन दिया, और सरकार को और मजबूती से कैसे चलाया जाए उसके ऊपर विचार विमर्श किया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो फेक नैरेटिव चलाने वाली पॉलिसी है ये तो एक्सपोज हो गई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले 10 साल से इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो सत्ता हासिल की थी, जिस भी बुनियाद पर की थी, वो लोगों के सामने आ गई, उसका जवाब लोगों ने इनको दे दिया। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो इनका पुराना इतिहास रहा, जो ये 3 सीटों पे सीमित रह जाते थे या बीच में इन्होंने 11 सीटें ले ली थी, अब ये दोबारा उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है इनको असली चेहरा जो इनका दिखा दिया है। दोबारा कभी अब ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अच्छा, लेकिन बडगाम के नतीजे कुछ कह रहे हैं आकाश जी? देखिए, बडगाम में मैं ये समझता हूं कि बड़े सारे फैक्टर्स थे, हमें वहां पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये है कि हम जो लोगों का मैंडेट है वो हमारी सर आंखों पर, बडगाम का ही नहीं बल्कि नगरोटा का भी जो इलेक्शन हमने हारा है उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है। आपको जल्दी से कुछ कहिए, फिर मुझे विकास जी के पास जाना है। जी, ये एडमिट किया इन्होंने, अच्छी बात यह कि एडमिट किया कि हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम मतलब झूठ भी विशाल साहब, झूठ भी खुलकर बोला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है। इन्होंने कहा कि सारे इलेक्टेड एमपीज भी आए थे। क्या सचमुच में वर्किंग कमेटी में सारे एमपीज आए थे? अजय भारती जी, आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिवार है, इसमें हर परिवार में कोई ना कोई परेशानी रहती है। आज एक ऐसा दौर है जिसमें हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट साहब हैं उनको जहां पर परेशानियां हैं। सुनिए लेट मी कंप्लीट, आप मुझे बात करने दें, उसके बाद बात करें। अगर हुला साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बड़ी जल्दी वो भी हल हो जाएगी। लेकिन उनके अलावा जितने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, और ऑल इलेक्टेड एमएलए जो थे वो वहां पर आए और उन्होंने अपना पूरा का पूरा समर्थन उमर अब्दुल्ला साहब। अजय जी, फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ विकास पाठक जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विकास जी, जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, नमस्कार। जी जी, मेरा सवाल देखिए, अब सवाल क्या दूंगा, मेरा सीधा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, ये नोरा कुश्ती ही है या वाकई मामला अब संगीन है? ये अलायंस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का क्या टूटने जा रहा है, या सिर्फ अभी ये एक पॉलिटिकल गिमिक है? वासल जी, ये बहुत ही एक स्ट्रेंज सा अलायंस देखा। यूजुअली देखने में आता है कि जो प्री पोल अलायंस होते हैं, हाँ, ये बहुत स्ट्रांग अलायंस होते हैं, इन पे जनता की मोहर लगी होती है। एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, ये जो प्रेजेंट एनडीए है, 2014 से ये सत्ता में है। 2014 में इनको 282 सीटें मिली, 2019 में इनको 303 सीटें मिली। बेशक भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे सीटें मिल चुकी थी, उससे ज्यादा, अक्सरियत से ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया। और यहां पे विडंबना देखिए कि जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि हम अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, तो कांग्रेस से एक तरह की उन्होंने दूरी बना ली। जैसे इस तरह लगा कि कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको समर्थन ले नहीं रही है। तो ये बहुत जगह पे देखने को मिला है। ये जैसे जब मिनिस्ट्री मिलनी थी, मिनिस्टर्स बनने थे, तब कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। राज्यसभा इलेक्शंस में वो देखने को मिला। और अब ये जो स्टेटहुड की डिमांड जब करने लगी कांग्रेस, तो उन्होंने अपना आंदोलन चला दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इनमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो अलायंस है, यदि किसी पार्टी को बाहर रखने के लिए किया जाए, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो, तो यही उसका हश्र होता है। तो मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला जी बडगाम की हार के बाद और राज्यसभा पोल्स के बाद, जब इन्होंने पूरी कोशिश की कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट ना जीते, तो ये एक किस्म से बुखलाए हुए हैं। और दूसरा, मैं इसमें एक एंगल देखना चाहता हूं कि स्टेटहुड लेने के लिए ये कहीं ना कहीं या तो एनडीए बीजेपी को खुश कर रहे हैं कि मैं इंडी अलायंस को टारगेट करता हूं, तो शायद उससे कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए और हमें स्टेटहुड इजीली मिल जाए, या ये एनडीए का दरवाजा खटखटा रहे हैं इसके माध्यम से। कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस और एनसी का कभी हां कभी ना,
ये जो है ये कंफ्यूजन है। ये मुझे लगता है वंस इन ऑल क्लियर कर देना चाहिए कांग्रेस को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। ये यही है कि मैंने आपको समर्थन दिया, उन्होंने आपका समर्थन नहीं लिया। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर है। नूरा कुश्ती ये मुझे लगता है एंड करनी है, ये भी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। एक बड़ा अच्छा जुमला मुझे लगता है यहाँ पे फिट बैठ रहा है, लेकिन आप बताएं इसकी हकीकत क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी विकास जी ने बताया कि कांग्रेस सपोर्ट या समर्थन दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट ले नहीं रही है, मतलब ऐसी स्थिति, ऐसे हालात बन गए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज बीन एन अलाई ऑफ कांग्रेस पार्टी सिंस 1947 और प्री 1947 ऑल्सो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में जितने भी कदावर नेता हुए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, इन सब का मैं अगर कहूं कि तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा और एक एक्सेप्टेबिलिटी रही। और कहीं ना कहीं वो जो लीडर्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल लेवल पे अकोमोडेट करना चाहते थे। इसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी नाम लेना चाहता हूं। सही है, वो माजी तो है अपनी जगह पर, लेकिन जो हाल है, तारिक हमीद कर्रा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। ये जुमला तब आ रहा है जब बडगाम में आपकी हार हो गई। देखिए, सुनिए मेरी बात। मैं आपको बताऊं कि तारिक हमीद कर्रा साहब का आज बयान जरूर आया। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है, जो जेएनटी का यूनिट है, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्योंकि जो दिल्ली की कंफ्यूजन क्यों है ना, सवाल तो यही है ना। मुझे आप बताएं आकाश, एक बात आप बता पाएंगे प्लीज, एक छोटा सवाल मेरा है जी। सरकार बनने के बाद से कितनी बार एनसी और कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने रियासती यूनिट की बात कर रहा हूं, आप वैसे बैठकें की हैं कितनी बार, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है? सुनिए मेरी बात। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के साथ जब भी इलेक्शन, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे इलेक्शन से पहले, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 43 में से 33 सीट्स पे जो था वो कांग्रेस ने कंटेस्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं एक एमिकेबल डिसीजन पे पहुंचने के बाद ही सीट शेयरिंग का फैसला हुआ था। और इसमें कांग्रेस की पूरी हाईकमान जो थी वो लूप में थी। उसके बाद भी वक्तन ब वक्तन जो भी फैसले जम्मू कश्मीर को के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में हुए, उसकी जानकारी पूरी। चलिए, मैंने सरकार बनने के बाद का पूछा था, जब आपकी सरकार बन गई जम्मू कश्मीर की, उसके बाद कितनी बैठकें आपने की और क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया, ये मैंने सवाल किया था। बहरहाल ठीक है। अजय भारती जी, सवाल यह है कि बीजेपी जो है, मतलब एक ऐसा किस्सा है जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन वो किस्सा दोहराना यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यही होता है कि जब दो की लड़ाई होती, तीसरा फायदा उठा लेता है, मतलब मोटे तौर पर ये है। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी का उस ताक में है बीजेपी को कि भाई हमें फायदा मिल जाएगा? ओपनली आस्किंग दिस क्वेश्चन। विशाल साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर रही, और ये सिर्फ जम्मू में नहीं तो कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे हमारा एक्सपेंशन। और बड़गाम का इलेक्शन, आप उसका एविडेंस देखेंगे। हमने पहली बार वहां पर इलेक्शन लड़ा तो हमारी वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ वो जो कम्युनली सरचार्ज कैंपेनिंग के बाद भी हमारा सब्सटेंशियल वोट आया, लगभग 3000 वोट हमने लिए वहां। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी अपॉर्चुनिटी के लिए हम हमारे दम पर, हमारी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, दिलों को जीतकर आगे बढ़ने की हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑडियंस को याद दिलाना पड़ेगा, ये जो कहते हैं कि हम तो 47 से पहले इकट्ठे थे, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किसने किया, किस बात पर किया? जो 1984 में जब सरकार गिराई गई, यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगभग 150 पन्ने का व्हाइट पेपर निकाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, और उस पर उनको देशद्रोही बता दिया और ऐसे एग्जाम्पल्स दे। वो आज भी पब्लिक डोमेन में है वो व्हाइट पेपर। तो ये कैसा रिश्ता है? हम यही कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिज्म का बेस, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस होती है। सिर्फ कुर्सी में हम कैसे बैठे रहें उसके लिए अलायंस की जाती है, लोगों के हितों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को सिर्फ याद दिलाना है कि देखिए ये इनका पास्ट रहा है। 19 आप देखिए 84 में ये किया, 86 में। अजय भारती जी, ओके, यू हैव डन योर जॉब। मैं ठीक है, आप इस बात को ना बोले, लेकिन अब मैं थर्ड एंगल जो है वो लेने चाहता हूं पाथा जी के पास। पाथा जी, मेरा सवाल सीधा है, जो मैंने कहा कि क्या दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा? आप क्या देखते हैं पॉलिटिकली, ये कितनी बड़ी हार होगी? एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद अगर टूटता है तो ऐसे फोर्सेस के लिए जिनके मकसद से भी बना हो, और बीजेपी को इस पे क्या गेन मिलने जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। वत्सल जी, वाकई इसमें हार तो है। अगर कांग्रेस एनसी का अलायंस टूटता है
तो ये सामने दिखता है कि ये जो बातें करते हैं कि हम आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, हम एक आइडियोलॉजी के हैं तो इसलिए हम साथ आए हैं, तो वो भ्रम तो टूटेगा। तो ये तो नेचुरल है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हिस्टोरिकली कांग्रेस और एनसी जो हैं, जैसे एनसी के अभी जो बैठे हुए हैं हमारे नुमाइंदे, उन्होंने भी बताया कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस एनोनिमस रहे हैं। एक समय था जब शेख अब्दुल्ला जी मेंबर नहीं थे किसी भी पार्टी के, एनसी वजूद में नहीं थी 1975 में, लेकिन कांग्रेस के सभी मेंबर्स ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। और उसके कुछ समय बाद बेशक एनसी की सरकार फुल फ्लेज्ड आ गई, अगली इलेक्शंस में कांग्रेस को बिट्रे मिला। तो ये इनका शुरू से चल रहा है कि ये एक दूसरे के पता ही नहीं चलता एनसी कौन है और कांग्रेस कौन है। अब उस कगार पे आ जाना उस रिश्ते का कि यहाँ के जो प्रमुख हैं कांग्रेस के, वो फ्रस्ट्रेट होके बोल रहे हैं कि अब हमें इनसे दूरी बनाने का सोचना पड़ेगा। तो ये कहां तक चीज आ गई है, एक हिस्टोरिकल एलाइज थे, वो दे आर फॉलिंग अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी फॉल आउट है और बीजेपी को नेचुरली वो पॉपकॉर्न टाइम है, उन पे बैठ के वो तमाशा देखेंगे। चलिए, अब कांग्रेस के हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं पाधा जी, वो जुड़ चुके हैं, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है। कांग्रेस पता नहीं क्या इसी वजह से, मतलब उसकी पोजीशन क्या आज ये रह रही है, आखिर कांग्रेस पिछड़ क्यों जा रही है? जगदीश जी, आप क्यों पिछड़ जाते हैं? डिबेट में आप सबसे आखिर में जुड़े, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त रह गया है। हमारा आज मौजू है गठबंधन में टेंशन, बीजेपी में जश्न, क्वेश्चन मार्क। क्या कहेंगे? वसाल साहब आदाब। मुख्तसर शब्दों में, क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने पर कोई आमादा हो जाए और भाजपा के पेट में मरोड़ उठे तो समझ में आता है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय जिनको मैंने सुना, क्या इन्होंने सुना है करा साहब ने क्या कहा है? पहले एक बार वो वक्तव्य सुन ले, उसके बाद कोई अपना ओपिनियन दे। वैसे भी 3-1, 2-1 का बहुमत तो रहता है यहाँ डिबेट्स में। तो मैं इतना कह के बात पूरी करूंगा जी। विरोधाभास होना किसी लोकतांत्रिक गठबंधन के अंदर कहीं पर ये इंगित नहीं करता कि मौके का गठबंधन या उस गठबंधन के अंदर किसी किस्म की रार है। ये जरूर है जी, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड है, हमारी रियासत, हमारा हक, वो नारा है जिसको लेकर कांग्रेस, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात, इनको रिमाइंड करवा दूं मैं जरा, वो भारतीय जनता पार्टी के उन गैर लोकतांत्रिक मंसूबों को हाशिए पर धकेलने के लिए वचनबद्ध है। करा साहब ने केवल इतना कहा कि अगरचे जो विरोधाभास थोड़ा बहुत कहीं उनको दिख रहा है, वो आला कमान और तमाम वो बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना एक माकूल दखल रखते हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। वो एक वक्तव्य है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले कहा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश हो रही है, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। और भाजपा इस बात का एक सिर्फ बात याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा ये है कि उन्होंने जब अपने वक्तव्य में उनसे पूछा गया, आपके जो वहां पर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनके जैसा होता है अमूमन, अब मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि इसी बिरादरी से हूं, कि वो शब्दों को किसी के मुंह से निकालने की कोशिश में वो जी जरूर पूछ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा लोग प्राथमिकता पर है। करा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों का हित, जनहित हमारी प्राथमिकता है, स्टेटहुड हमारी प्राथमिकता है। अगरचे वहां कहीं विरोधाभास होगा तो उस पर जरूर विचार होगा, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि गठबंधन में कोई रार है। मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए, अजय जी कुछ बोलना है आपको? भारती साहब, बहुत छोटा सा समय है, 15 सेकंड का बस। को मजाकी कहेंगे कि जब वो कहते हैं कि अलायंस पर लगातार हमला करने के बाद भी ये सोच देंगे कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे, वो भी करा साहब का ही स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पेशेंस का, अब कांग्रेस वर्कर्स की पेशेंस की लिमिट पार हो चुकी है। जगदीश जी कितना भी व्हाइट वॉश करें, जनता समझती है। और जनता समझती आज ही नहीं, वो बाई इलेक्शन में भी समझ गई, वो राज्यसभा के इलेक्शन के टाइम भी समझ गई, जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी समझ रही थी। चलिए 10 सेकंड अजय आपको भी दे रहा हूं। आकाश वर्मा 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। कुछ जान आई आपके जान में?
देखिए मेरी बात मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि हमारा कांग्रेस के साथ रिश्ता 1947 से पहले का है और कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकोमोडेट किया है और ये रिश्ता आगे भी चलता रहेगा। जो हमारा यहाँ पर अलायंस है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चलिए विकास पाठक जी, आपका कमेंट तो लगभग हो ही चुका था। मैं देखता हूं कि फिर जो डेवलपमेंट होगा फिर आपका कमेंट ले लूंगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। कांग्रेस से आशा करता हूं कि कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी आइंदा डिबेट में। बहुत शुक्रिया, आप बने रहने के साथ हम विशाल आप खबरों की नजर रखेंगे।